नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों, आज हम इसमें देखने जा रहे हैं क्लास 12 यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र की दोस्तों राजकोषीय घाटे को जानने जा रहे हैं। दोस्तों, राजकोषीय घाटा क्या होता है यानी कि दोस्तों जिसको हम इंग्लिश में फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं वो क्या होता है, राजकोषीय घाटे की फार्मूला क्या होता है, राजकोषीय घाटों का प्रभाव, राजकोषीय घाटों के वित्तीयन के स्रोत यानी कि राजकोषीय घाटा को कैसे कम किया जाए, उसका स्रोत क्या-क्या है, इस सभी को जानने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम अब सभी इंपॉर्टेंट वीडियो यानी कि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र को उनको दोस्तों हम एक अलग प्लेलिस्ट में पढ़ाते हैं। यानी कि दोस्तों आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्लास 12 के, उन सब की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो दोस्तों उसी के सीरीज में आज हम आपको ये पढ़ा रहे हैं राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डेफिसिट, इसका प्रभाव, इसका अर्थ और इसका फार्मूला और इसके वित्तीयन के स्रोत। तो दोस्तों राजकोषीय घाटा क्या होता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में बिना समय व्यर्थ करते हुए। राजकोषीय घाटे को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। अब इसको जान लेते हैं राजकोषीय घाटा क्या होता है। देखिए, राजकोषीय घाटा से अभिप्राय एक दिए गए वित्तीय वर्ष में कुल व्यय की कुल प्राप्तियों उधार को छोड़कर से अधिकता से है। यानी कि राजकोषीय घाटे का मतलब ये होता है सरकार का कुल व्यय जब ज्यादा होता है कुल प्राप्ति से। इसमें कुल प्राप्ति में हम उधार को छोड़ देते हैं, ठीक, उधार को इसमें हम नहीं गिनते हैं। यानी कि कुल प्राप्ति और कुल व्यय का मतलब ये है, कुल व्यय का मतलब राजस्व व्यय और कुल पूंजीगत व्यय, यानी कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, इसमें हम दोनों को शामिल करते हैं। इसमें हम राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों को शामिल करेंगे। कुल व्यय में कौन कौन से, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों शामिल होंगे। और इसमें क्या होंगे, इसमें जो प्राप्तियां होंगी, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों शामिल होंगे। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, उधार को नहीं लेते हैं, ठीक, उधार को छोड़कर जितने भी राजस्व प्राप्तियां हैं और राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां हैं उसको शामिल करते हैं। यानी कि राजकोषीय घाटे निकालने का क्या तरीका है, राजकोषीय घाटा अगर हमें निकालना है तो हम कुल व्यय को क्या करेंगे, उधार को छोड़कर जितनी भी कुल प्राप्तियां हैं उनसे क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा, कुल हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक, उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां सम्मिलित करती हैं, यानी कि उधार को छोड़कर जो कुल प्राप्तियां होती है उसमें क्या क्या आता है ये बताया गया है। देखिए, पहले तो इसमें राजस्व प्राप्ति आ जाएगा, यानी कि जो इसमें राजस्व प्राप्ति होगी इसको भी शामिल किया जाएगा, ठीक। और दूसरा इसमें उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्ति या गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति, यानी कि इसमें उधार को छोड़कर पूंजीगत प्राप्ति शामिल होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति बोलते हैं। देखिए, गैर ऋणी पूंजीगत प्राप्ति में वह सभी पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित होती हैं जो उधार के अतिरिक्त होती हैं। यानी कि गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति में वो सभी पूंजीगत प्राप्तियां आती हैं जिसमें क्या हो, जो उधार के अलावा ली जाती हो, ठीक। अतः ऐसी प्राप्ति ऋण को उत्पन्न नहीं करती है। उदाहरण के लिए ऋणों की वसूली या विनिवेश से प्राप्ति, यानी कि अगर हम ऋण की वसूली करते हैं और विनिवेश से प्राप्त करती हैं, सब क्या है, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो सरकार होता है उधार नहीं लेती है ना, वो क्या करती है, सिर्फ अपने विनिवेश के माध्यम से और ऋणों की वसूली के माध्यम से पैसा प्राप्त करती है। इसी को हम बोलते हैं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति, ठीक। राजकोषीय घाटे का आकार दर्शाता है कि सरकार का खर्च उसके साधनों से कितना अधिक है। यानी कि राजकोषीय घाटे से पता चलता है कि सरकार का खर्च है उसके क्या, उसके जो प्राप्ति है उससे कितना अधिक है, ठीक। देखिए, अब हम जान लेते हैं कि राजकोषीय घाटे के प्रभाव क्या हैं, ठीक। यानी कि इफेक्ट ऑफ द राजकोषीय घाटा, यानी कि इफेक्ट ऑफ द फिजिकल डेफिसिट, ठीक। पहला तो इसका प्रभाव यह है कि इससे ऋण जाल में सरकार फंस जाती है, जिसको हम अंग्रेजी में डेब्ट ट्रैप बोलते हैं। यार ये शब्द आप याद रखना है, इसे बार बार अर्थशास्त्र में इस्तेमाल किया जाता है, डेब्ट ट्रैप को, ठीक। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऋण जाल बोलते हैं। यानी कि राजकोषीय घाटा का पहला प्रभाव यह होता है कि इससे क्या होता है, सरकार ऋण के जाल की तरफ बढ़ती है, ठीक। अब ये क्या होता है इसे थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को प्रदर्शित करता है। यानी कि राजकोषीय घाटा ये बताता है कि सरकार को कुल कितने उधार रुपए लेने हैं, यानी कि कुल उधार आवश्यकताओं को क्या करता है, राजकोषीय घाटा प्रदर्शित करता है। उधार न केवल मूल राशि के भुगतान को शामिल करता है परंतु ब्याज के भुगतान को भी शामिल करता है। और जो उधार होता है सिर्फ उसमें मूल राशि के भुगतान को ही नहीं शामिल किया जाता है, यानी जो उधार लिया गया है सिर्फ उसी को नहीं शामिल किया जाता है, उसमें जो उधार पे ब्याज लग रहा है उसे भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। देखिए, ब्याज भुगतान राजस्व व्यय को बढ़ाता है, यानी कि जब हम ब्याज का भुगतान करेंगे तो इससे क्या होगा, राजस्व व्यय बढ़ेगा हमारा, जो राजस्व घाटे की तरफ ले जाता है। यानी कि जब राजस्व व्यय बढ़ेगा तो क्या होगा, इससे राजस्व घाटा भी बढ़ता है। यानी कि राजकोषीय घाटा राजस्व घाटे की तरफ क्या करता है, ले जाता है। राजकोषीय घाटा और नहीं, यह राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे का एक दुष्चक्र उत्पन्न कर देता है जहां सरकार पुराने ऋणों को चुकाने के लिए और अधिक ऋण लेती है। यानी कि राजकोषीय घाटा क्या करता है, या राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटे का एक ऐसा बुरा चक्र उत्पन्न करता है जिसमें क्या करती है, सरकार पुराने ऋण को चुकाने के लिए और ऋण क्या करती है, लेती है। यानी कि इससे क्या होती है, सरकार एक ऋण जाल के रूप में क्या होती है, फंस जाती है। और क्या है इसमें, इससे
देश की हाँ इससे देश ऋण के जाल में फंस जाता है, यानी जो देश है इससे क्या होता है, देश ऋण के जालों में क्या होता है, फंस जाता है, यानी कि वो उधार चुकाने के लिए फिर से उधार लेता रहता है। ठीक, इसी को हम बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप मतलब क्या, जब उधार को चुकाने के लिए उधार लेते रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं डेब्ट ट्रैप, ऋण जाल। ठीक, दूसरा प्रभाव है राजकोषीय घाटा का मुद्रास्फीति। ठीक, जिसे हम अंग्रेजी में इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक, मुद्रास्फीति को हम आम रूप से महंगाई बोलते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में इसे मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक, सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेती है। भारतीय रिजर्व बैंक घाटे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नई मुद्रा छापता है। यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को बढ़ाता है और स्फीति दबाव को उत्पन्न करता है। यानी कि जब राजकोषीय घाटा होता है सरकार को, तो सरकार क्या करती है, ये आरबीआई से क्या करती है, पैसे उधार लेती है। अब आरबीआई पैसे उधार कैसे देगा, ये क्या करेगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई घाटे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या करेगा, नई मुद्रा छापेगा। और जब नई मुद्रा छापेगा तो मुद्रा पूर्ति, जैसा कि हम जान रहे हैं ना, मुद्रा पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और मुद्रा पूर्ति बढ़ जाएगी, इससे क्या होगा, स्फीति दबाव यानी कि महंगाई का दबाव भी क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था पे बढ़ जाता है। ठीक, यानी कि राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति को भी क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक, और तीसरा क्या करता है, इसका तीसरा प्रभाव क्या है, विदेशों पर निर्भरता, यानी कि फॉरेन डिपेंडेंसी। ठीक, यानी कि राजकोषीय घाटा से हमारा क्या होता है, विदेशों पर निर्भरता ज्यादा हो जाती है। सरकार शेष विश्व से भी उधार लेती है, जो दूसरे देशों पर इसकी निर्भरता बढ़ाती है। यानी कि सरकार राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए अन्य विदेशी सरकारों से लोन लेती है, जिससे क्या होता है, विदेशों पर इसकी निर्भरता बढ़ जाती है। ठीक, राजकोषीय घाटा का चौथा प्रभाव है भावी विकास में बाधक। यानी कि अगर हम पहले ज्यादा लोन ले लेंगे तो क्या होगा, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोनों का क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। उनके ऊपर क्या हो जाएगा, भार बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, जो हमारा भावी विकास है, यानी भविष्य का जो विकास है, भावी मतलब होता है भविष्य का, उसमें क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, एक बाधक के रूप में कार्य करता है, रिकॉर्ड के रूप में काम करता है। यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हैमर फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। ठीक, उधार भावी पीढ़ी के लिए वित्तीय बोझ को बढ़ाता है। यानी कि अगर हम आज उधार लेंगे तो क्या होगा, जो भावी पीढ़ी है, यानी कि जो आने वाली जनरेशन है, उसको क्या करना पड़ेगा, उस उधार को चुकाना पड़ेगा। ठीक, यह देश की भावी समृद्धि और विकास की संभावनाओं को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। यानी कि यह देश के विकास और समृद्धि को क्या करता है, दुष्प्रभावित करता है। ठीक, अब राजकोषीय घाटा की गणना करने के जो तरीके हैं, आपको मैंने एक पहले बता दिया था, लेकिन आपको मैंने यहाँ पर कुछ एडिशनल फार्मूले दे रखे हैं, जिसे आप एक बार सिर्फ देख लीजिएगा। ठीक, मैंने आपके सिर्फ सुविधा के लिए दे रखे हैं, तो आप इसे एक बार ही पढ़ लीजिएगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, यानी कि जिससे आपको आंकिक प्रश्न सॉल्व करने में सहायता होगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। अब जानते हैं राजकोषीय घाटे के वित्तीयन के स्रोत। वित्तीयन के स्रोत मतलब राजकोषीय घाटा को कैसे कम किया जाए, उसके स्रोत क्या क्या है। ठीक, पहला स्रोत है क्या, उधार लेना, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बोरोइंग। यानी कि राजकोषीय घाटे को हम कैसे कम कर सकते हैं, पहला उधार लेके कम कर सकते हैं। पहला राजकोषीय घाटे को आंतरिक स्रोतों, जनता, वाणिज्यिक बैंक इत्यादि से, या फिर बाहरी स्रोतों, विदेशी सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से उधार लेकर पूरा किया जा सकता है। जैसे कि हम सभी जाने ना कि अगर हमें राजकोषीय घाटा को पूरा करना है तो क्या करते हैं, हम उधार लेते हैं। उधार लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले आंतरिक स्रोतों से ले सकते हैं। आंतरिक स्रोतों से मतलब क्या, अपने देश की जनता से ले लें, या वाणिज्यिक बैंकों से ले लें, या किसी और बैंक से ले लें, आरबीआई से ले लें। ये सब क्या होते हैं, आंतरिक स्रोत। या तो हम क्या कर सकते हैं, फिर बाहरी स्रोतों से राजकोषीय घाटा को उधार लेकर पूरा कर सकते हैं, जिसमें विदेशी सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से क्या करते हैं, उधार लेते हैं। ये सब क्या है, बाहरी स्रोत है। यानी कि उधार हम दो प्रकार के से लेते हैं, एक आंतरिक स्रोत और एक बाहरी स्रोत से, और ये दोनों क्या है, राजकोषीय घाटों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और तीसरा जो तरीका है जिससे हम दूसरा जो तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, राजकोषीय घाटे को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो है घाटे की वित्तीय व्यवस्था या नई करेंसी को छापना, यानी कि प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। यानी कि दूसरी तरीका यह है कि हम नई करेंसी को छाप के क्या कर सकें, और जो सरकार का घाटा लगा है उसको क्या करें, पूरा कर सकें। इसमें क्या होता है, देखिए, सरकार राजकोषीय घाटा को पूरा करने के लिए प्रतिभूतियों के बदले में भारतीय रिजर्व बैंक में उधार ले सकती है। यानी कि क्या होता है, जो सरकार होती है वो अपनी प्रतिभूतियों को बेचकर भारतीय रिजर्व बैंक से क्या कर सकती है, उधार ले सकती है। और भारतीय रिजर्व बैंक इस उद्देश्य के लिए नई करेंसी जारी करता है। इस प्रक्रिया को घाटे की वित्तीय व्यवस्था से जानते हैं। जब सरकार लोन मांगेगी उससे आरबीआई से, तो आरबीआई क्या करेगा, नई करेंसी जारी करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, घाटे की वित्तीय व्यवस्था। यानी कि जब आरबीआई नई करेंसी जारी करता है प्रतिभूतियों के बदले, तो इसको हम क्या बोलते हैं, घाटे की वित्तीय व्यवस्था। लेकिन दोस्तों, नई करेंसी जारी करवाना ये सही नहीं माना जाता है। यानी कि आरबीआई से उधार लेना ये ज़्यादा सही नहीं होता है राजकोषीय घाटा को सही करने के लिए। राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए ज़्यादा सही है उधार ले लेना। मान लीजिए अगर हम उधार लेते हैं तो क्या करेंगे, हम उधार चुका देंगे कुछ समय बाद। लेकिन अगर मान लीजिए हम
घाटे अरे हम क्या करते हैं, नई करेंसियों को आरबीआई से छपवाते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, घाटे की वित्तीय व्यवस्था को अपनाते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारे देश में महंगाई बढ़ जाएगी। जब यानी कि जब मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी हमारे देश में, क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आरबीआई नए रुपए छापेगा, नई करेंसी जारी करेगा, तो उससे क्या होगा, मुद्रापूर्ति बढ़ेगी, और मुद्रापूर्ति जब बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, जो मुद्रास्फीति है वो भी बढ़ जाती है। इसीलिए क्या होता है, ये दूसरा उपाय है, इसे कम उचित माना जाता है। जो पहला उपाय है उसे राजकोषीय घाटों को नियंत्रित करने के लिए ज़्यादा उचित माना जाता है। जैसे उधार को एक बेहतर स्रोत माना जाता है, क्योंकि यह मुद्रास्फीति को नहीं बढ़ाता है, जो कि मुद्रास्फीति को एक मुख्य कारण मानी जाती है। यानी कि उधार को राजकोषीय घाटों को नियंत्रित करने के लिए एक बेहतर स्रोत माना जाता है, क्योंकि यह मुद्रापूर्ति को नहीं बढ़ाता है, जो कि मुद्रास्फीति का एक मुख्य कारण माना जाता है। यानी कि उधार लेना अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, महंगाई नहीं बढ़ती है। ठीक, दूसरी तरफ घाटे के वित्तीय व्यवस्था अर्थव्यवस्था में अधिक मुद्रा उत्पूर्ति के कारण स्फीति प्रवृत्ति की तरफ ले जाती है। यानी कि अगर हम घाटे की वित्तीय व्यवस्था को अपनाते हैं, यानी कि हम नई करेंसी अगर आरबीआई से छपवाते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है। दोस्तों इसी के साथ आपका ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों अगर आप अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना चाहते हैं, जैसे कि प्राथमिक घाटा क्या होता है, और दोस्तों बजट के प्रकार कितने होते हैं, या समग्र मांग क्या होती है, या कोई भी प्रश्न जो भी आपके अर्थशास्त्र से संबंधित है, दोस्तों उसकी प्लेलिस्ट अब बना दी गई है। यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के, उनकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बना दी गई है। दोस्तों वहां पर जाकर आप सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के छोटे छोटे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं आपको अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ लो।